वंदे मातरम साथियों। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आर्थिक समीक्षा 2020-21। और ये जो आर्थिक समीक्षा 2020-21 है, इसकी आज की वीडियो में हम जो देखेंगे वो आर्थिक विकास की मुख्य सूचकों के बारे में बात करेंगे। और साथियों, जैसे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, आरएएस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर जो अभी हो रही हैं 4 अप्रैल को, इसके अलावा स्कूल शिक्षा, स्कूल लेक्चर, सेकंड ग्रेड, जहाँ भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था आती है वहाँ यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं साथियों, हर हाल में आते हैं। और जो हम आर्थिक विकास के सूचक जो आज पढ़ रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है ये, सारांश है इसमें, परंतु इसमें 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। हम टॉपिक वाइज टॉपिक पूरे आर्थिक समीक्षा का अध्ययन करेंगे और मुख्य रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरी आर्थिक समीक्षा के टॉपिक लगभग कवर हो रहे हैं उसमें। तो वहाँ आपने देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि साथियों, जैसा हम सभी को पता है कि आर्थिक समीक्षा है, ये 297 पेज की है, परंतु इसका सारांश अगर हम निकालें लास्ट में कि हमें क्या पढ़ना है तो ये 15 से 20 पेज में सिमट जाती है। परंतु इन 15 से 20 पेज में भी हमें लगभग 20 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में। तो इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखें साथियों। आज हम बात करते हैं आर्थिक विकास के सूचक जो स्टार्टिंग में इसका दिया गया है। साथ में मैं साथियों आपको बता दूं कि ये जो आर्थिक समीक्षा है इसकी पीडीएफ हालांकि मैं पहले भेज चुका हूं टेलीग्राम चैनल में, जो ऊपर दिख रहा है, इसमें आगे अभी भी मैं भेज दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से उसको देख पाए। देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये है कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, इस पे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो इसका आधार वर्ष ध्यान रखना है साथियों, आधार वर्ष हर का ध्यान रखना होता है। स्थिर कीमतों का आधार वर्ष है 2011-12। एक तो स्थिर कीमतों पे पूछा जाता है, एक प्रचलित कीमतों पे पूछा जाता है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो स्थिर कीमतों पर कितना है और प्रचलित कीमतों पर कितना है, उसे हमें ये वाला आंकड़ा ध्यान रखना है। मुख्यतः 2019-20 पूछा जाएगा या अग्रिम भी पूछा जा सकता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो 2019-20 है इसमें स्थायी कीमतों पर 6,88,714 करोड़, और ये करोड़ में राशि है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। और इसके बाद में प्रचलित कीमतों पर 998,999 करोड़ जो है ये राशि है सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित राशि है 2019-20 में। देखिए, आगे अनुमानित हैं 2020-21 की, वो भी अपने ध्यान रख लेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है, अवश्य यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक तो टोटल राशि में और दूसरा जो नीचे टॉपिक दिया गया है ये परसेंटेज वाला, इस परसेंटेज पे भी क्वेश्चन आता है कि स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद कितने सकल घरेलू उत्पाद जो स्थिर कीमतों पर है वो उसमें वृद्धि दर कितनी हुई है पीछे के साल की अपेक्षा। तो ये वृद्धि दर है 5.03% है और प्रचलित कीमतों पर 8.38% है। अपने यहाँ विशेष गौर करने वाली बात है साथियों कि 2020-21 में पहली बार इसमें चाहे ये सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर हो और चाहे ये प्रचलित कीमतों पर नकारात्मक हो रही है, कम हो रही है, ये ध्यान रखेंगे, गौर करने वाली बात है। बाकी अभी तक जो जितनी भी आर्थिक समीक्षा हुई हैं उन सभी आर्थिक समीक्षा में कभी भी ऐसा नहीं रहा है साथियों कि ये क्या है कि नकारात्मक उनमें वृद्धि हुई है यानी घटी है, केवल यहीं घट रही है, इसलिए इस पे गौर कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कि सकल राज्य मूल्य संवर्धन क्षेत्रवार योगदान, सकल राज्य मूल्य संवर्धन में क्षेत्रवार योगदान स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतें अपने को पता है कि 2011-12 की है। कृषि का योगदान कितना है, उद्योग का कितना है और सेवाओं का कितना है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। किस कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर। देखिए, स्थिर और प्रचलित दोनों पे क्वेश्चन आते हैं। अभी 12 मार्च को जो टेक्निकल एजुकेशन में हुआ था उसमें भी क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा गया था। तो अपने को ध्यान रखना है
कि स्थिर और प्रचलित हमें दोनों ध्यान रखनी है। और दोनों कौन सी रखनी है, जैसे अपने ये वाले 3 आप ध्यान रखेंगे कि 2018-19 में कितना था, 19-20 में कितना था और 20-21 में कितना होगा। कृषि ये पूछा गया था इसमें 2018-19 का 25.56 ऑप्शन में था उसके, तो ये 25.61% है। 2018-19 में 29 पॉइंट है, वो किस में है, 2019-20 में। और इसके बाद में साथियों ये उद्योग देखिए 29.49। इसके बाद में आगे ये देखिए, यहाँ गौर करने वाली बात है कि कृषि तो लगातार बढ़ रही है, जबकि ये जो उद्योग है ये लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। उद्योग में भी और सेवाओं में भी लगातार कमी हो रही है। यानी कोरोना काल में कृषि पर हम देखें तो ज़्यादा प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है, जबकि उद्योग और सेवाओं को इसने बहुत अधिक प्रभावित किया है कोरोना काल में। नेक्स्ट आपने देखें ये स्थिर कीमतों पे देखा था, ठीक ऐसे ही प्रचलित कीमतों पर देखें तो प्रचलित कीमतों पर भी ये अपने को 3 आंकड़े ध्यान रखने हैं। 18-19, 19-20 और 20-21 में क्या, कृषि, और कृषि के बाद में उद्योग, और उद्योग के बाद में अपने को ध्यान रखना है सेवाएं। और इसमें भी देखिए ये ध्यान रखना है कि कृषि उद्योग है ये लगातार बढ़ रहा है। हालांकि कृषि है वो लगातार बढ़ रही है, हर साल में इसमें प्रगति हो रही है, वृद्धि हो रही है। उद्योग है, उद्योग में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, और इस सेवाओं में भी कमी हो रही है। हालांकि सेवाओं में ये जो 18-19 है उसमें यहाँ की बजाय थोड़ा बढ़ा है, परंतु नाम मात्र का ही बढ़ा है। बाकी आगे लास्ट जो अनुमानित ईयर है उसमें कमी हुई है, तो यहाँ इस पर प्रभाव रहता है। इसके बाद में साथियों शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, बाकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है पर पूछा जा सकता है। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितने करोड़ रुपए होता है, ये 3 साल का हम ध्यान रखना है, या ये ध्यान रखेंगे। ये जो प्रति व्यक्ति आय है, ये प्रति व्यक्ति आय साथियों अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। और मुझे लगता है कि जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है, इस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में यहाँ से संभावित क्वेश्चन हो सकता है। अपने देखिए यहाँ प्रचलित कीमतों पर ये 3 हम ध्यान रखेंगे कि 75,555 स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आए थी 18-19 में, 78,390 ये 19-20 में, और 20-21 में 72,000, यानी कम हो रही है आय, क्योंकि वो सारा क्षेत्र घट रहा है तो यहाँ आय भी प्रति व्यक्ति कम हो रही है। हमेशा ये रहा है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तो वहाँ क्या कि कोरोना से प्रभावित होने के कारण ये कमी अपने को दिख रही है साथियों। इसके बाद में ये प्रचलित कीमतों पर आय है, तो ये दोनों अपने को अच्छी तरह से ध्यान रख लेनी है कि कितनी कितनी आय रहती है। तो प्रति व्यक्ति आय मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। ये जो अभी अपने सूचकों की बात की है उन्हीं को दर्शाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, इसमें किस तरह से वृद्धि हुई है, सारे ये अपनी जो PDF में भेजूंगा उसमें आपको मिल जाएगा कि किस तरह से वृद्धि हो रही है। अब आप आगे अपने आंकड़ों को किस में ध्यान रखना है, कौन से आंकड़े ध्यान रखने हैं, वो अपनी बात करते हैं। देखिए 7 नंबर कोई महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है, पर इसके बाद में हम 8 नंबर की बात करें, कृषि उत्पादन सूचकांक। तो कृषि उत्पादन सूचकांक का एक तो आधार वर्ष ध्यान रखेंगे साथियों। आधार वर्ष है ये थोड़ा अलग है, हर किसी का आधार वर्ष अपने आगे भी देखेंगे। आधार वर्ष पूछने का ट्रेंड भी रहता है कि जैसे 2005-06, 2007-08, 2009-10, 1999, 2000 इस तरह के होते हैं। परंतु यहाँ साथियों क्या है, आधार वर्ष हैं वो आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08 है कृषि उत्पादन सूचकांक का। एक तो ये ध्यान रखेंगे, दूसरा ये ध्यान रखेंगे कि ये 2019-20 के लिए आंकड़ा दिया ही नहीं किया है, और बस ये ध्यान रख लेंगे अपने 19-20 में जो कृषि उत्पादन सूचकांक है वो 201.69 है। थोड़ा आप रिस्क कवर करना चाहें तो 18-19 का याद रख लें, इसके अलावा अपने को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो औद्योगिक सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। अब देखिए इनके आधार वर्ष हमें अवश्य याद रखने हैं। आधार वर्ष क्या है, 2011-12, और ये सूचकांक है इसमें 140, ये 3 हम ध्यान रखेंगे, 18-19 का, 19-20 का और 20
2021 का जो आंकड़ा है वो हमें ध्यान रखना है अच्छी तरह से। अब देखिए थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष ये पूछ लिया गया था साथियों, किसमें ये पूछ लिया गया था, किसमें पूछा गया था, ये पूछा गया था वो अभी 12 मार्च की टेक्निकल एजुकेशन में पूछा गया था। इसका आधार वर्ष 1999-2000। अपने आगे देखेंगे कि इसमें परिवर्तन भी होता है, किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। अभी अपने थोक मूल्य सूचकांक है वो कितना है, तो ये आपने ध्यान रखना है 18-19 में 301, 19-20 में 316, 20-21 में 334 का अनुमान है, ऐसा है। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है, ये वृद्धि हो रही है 3.22%, 4.73% और 5.76%। इसके अलावा देखिए साथियों, आपने को ध्यान रखना है मेगावाट, ये जो अधिष्ठापित ऊर्जा कितनी मेगावाट में है, ये आगे भी अपने बार बार बात करें, ये ध्यान रखेंगे। 18-19 में ये थी 19-20 में 21,176 मेगावाट, और ये दिसंबर 2020 तक का आंकड़ा है। कब तक का आंकड़ा है, दिसंबर 2020 तक का आंकड़ा है। और इस दिसंबर 2020 तक के आंकड़े में क्या है कि इस आंकड़े में हमें बताया गया कि 21,836 हमारे यहाँ उत्पादन रहा है। इसके बाद में ये वाणिज्यिक बैंक वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं सारांश में। अब देखिए ये जो आंकड़े हैं इन पे हम गौर करेंगे, इनसे तुलना की जाती है, कैसे की जाती है ये अपने बात करेंगे। देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल 2011 में कितना था, राजस्थान का 342, भारत का इतना। अब राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, हम सभी को पता रहता है, जनसंख्या इतनी है राजस्थान की और ये इतनी करोड़ में है, ये तो कॉमन रहता है। अब देखिए ये जैसे 10 की वृद्धि दर है, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी तुलना की जाती है साथियों। जैसे क्या है कि राजस्थान है 21.3% है, भारत की 17.7% है। इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की 10 की वृद्धि दर भारत की 10 की वृद्धि दर की है, डैश करके ऑप्शन, राजस्थान की 10 की वृद्धि दर भारत की 10 की वृद्धि दर से है, डैश, कम, ज्यादा, बराबर, इनमें से कोई नहीं, इस तरह के ऑप्शन बनते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये ज्यादा है, कम है, कितनी है, तो 21.3%। ठीक ऐसे ही ये जनगणना का भी पूछा जाता है, ये अभी अपने 12 मार्च में क्वेश्चन आया था साथियों। राजस्थान का जनगणना कितना है, 200, और भारत का कितना है, 382। इसके बाद में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत राजस्थान में 24.9 और भारत में कितना है, 31.1% है। एससी अनुसूचित जाति जनसंख्या राजस्थान में 17.8, भारत में 16.6। एसटी अनुसूचित जनजाति राजस्थान में 13.5 और भारत में 8.6। इसी तरह से लिंगानुपात, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, लिंगानुपात पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तुलनात्मक रूप से भी और वैसे भी। अब की बार लिंगानुपात की संभावना थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो ये अपने लिंगानुपात है। ये तो देखिए सारे इंपॉर्टेंट है, परंतु ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारणी पूरी की पूरी हमें पढ़नी है, ध्यान रखेंगे। परंतु ये लिंगानुपात है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है साथियों। राजस्थान का 928 है, भारत का 943 है। बाल लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष की आयु के लिए जो लिंगानुपात है वो कितना है साथियों, वो है 888 राजस्थान का और 919 भारत का। ऐसे ही साक्षरता भी इंपॉर्टेंट रहती है। राजस्थान की कुल साक्षरता 66.1%, भारत की 73। पुरुष साक्षरता राजस्थान की 79.2, भारत की 80.9, और महिला साक्षरता 52.1, 64.6। इसी तरह से कार्य सहभागिता दर, ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, परंतु ये पोर्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्य सहभागिता दर राजस्थान में कितनी है, कार्य सहभागिता दर, इसको ये भी पूछा जाता है कि कार्यशील जनसंख्या कितनी है। तो कार्य सहभागिता दर अथवा कार्यशील जनसंख्या है राजस्थान में 43.6 है, जबकि भारत में 39.8 है। राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा है, इस पर गौर करेंगे साथियों अच्छी तरह से। इसी तरह से हम बात करें जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, तो जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जन्म प्रत्याशा, ये जो सारे आंकड़े हैं ये 2018 और 2016-18, ये दो जो 16-18 के, बाकी 2018 के आंकड़े हैं
और इन आंकड़ों में क्या चीज़ है ये हम देखते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे आंकड़े। जन्म दर है प्रति 1000 जनसंख्या पे होती है, और राजस्थान में 24 है और भारत में 20 है, यानी राजस्थान में जन्म दर ज़्यादा है। मृत्यु दर प्रति 1000 पे होती है, राजस्थान में 5.9 है और भारत में 6.2 है। देखिए यहाँ क्या है कि राजस्थान में मृत्यु दर कम है और भारत में मृत्यु दर ज़्यादा है। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि जो ये भारत में पूरे भारत की तुलना करें तो राजस्थान में स्वास्थ्य क्षेत्र हैं वो अत्यधिक अग्रणी है, अग्रणी कहेंगे, कारण कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं उत्तम है, इसलिए यहाँ मृत्यु दर है कम है। इसके बाद में शिशु मृत्यु दर यहाँ ज़्यादा है, 37 है, भारत में 32 ही है। मातृ मृत्यु दर ध्यान रखेंगे, मातृ मृत्यु दर बाकी सभी प्रति 1000 जन्म पे होते हैं, मातृ मृत्यु दर है वो प्रति 1 लाख जीवित जन्म पे होती है। राजस्थान में 164, भारत में 113। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मतलब तात्पर्य क्या है साथियों, जीवन प्रत्याशा का तात्पर्य है औसत आयु कह देते हैं सामान्य तौर पर हम। तो भारत में राजस्थान में औसत आयु 68.7 वर्ष है, जबकि भारत में 69.4 वर्ष है, वो औसत आयु रहती है साथियों। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें तो आगे की तरफ बढ़े तो आगे हमारे आंकड़े दिए गए हैं, यानी आंकड़ों की कुछ व्याख्या हमारे यहाँ की गई है। उन आंकड़ों की व्याख्या को हम देखते हैं। देखिए पहला तो टोटल जनसंख्या कितनी है, और सबसे जनसंख्या कितनी है राजस्थान की 6.85 करोड़ लगभग, ठीक है। राजस्थान की शहरी आबादी आपने 54.9% पढ़ी ली है, बाकी ग्रामीण आबादी है 75.1%, यानी टोटल जनसंख्या, शहरी आबादी का प्रतिशत और ग्रामीण आबादी का प्रतिशत, ये हमें ध्यान रख लेना है। इसके अलावा साथियों आगे दिए हुए राजस्थान का समग्र लिंगानुपात 1928 पूरा, राजस्थान में शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 914 है, और राजस्थान में ये क्या कि अपने को याद क्या रखना है उन पे ही मैं बात कर रहा हूँ। राजस्थान में ये, इसके बाद में ग्रामीण लिंगानुपात 933, ये 933 ग्रामीण लिंगानुपात था, ये पूछ लिया गया था साथियों कब, 12 मार्च के टेक्निकल एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में। तो यहाँ अपने ये चीज गौर करेंगे कि 928 लिंगानुपात है, शहरी है 914 और ग्रामीण है 933। इस पर हम अच्छी तरह से ध्यान रख लेंगे। इसके बाद में अपने को एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि राज्य में 1961 से 2001 तक लगातार साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। 1961 से लेकर 2011 तक, एक तक नहीं 2011 तक लगातार क्या है कि हमारी जो हमारी क्या चीज़ है, साक्षरता है, वो लगातार बढ़ रही है साथियों। इसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन इधर दूसरी साइड में आएगा। ये जो राज्य की अर्थव्यवस्था है इसमें कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो थोक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे अगला क्वेश्चन रहता है साथियों। यहाँ ध्यान रखेंगे कि आधार वर्ष जैसे हमने पढ़ लिया कितना था, 1999 2000 था, और ये 2020 में थोक मूल्य सूचकांक बढ़कर कितना हो गया है, थोक मूल्य सूचकांक बढ़कर कितना हो गया 330.86 हो गया है। कब बढ़ के हो गया ये थोक मूल्य सूचकांक, सामान्य थोक मूल्य सूचकांक है, ये बढ़कर कब 2020 में इतना हो गया है। इसके बाद में औद्योगिक श्रमिकों के लिए क्या है, सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, और सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसका आधार वर्ष क्या है 2001 है। सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या रहता है 2001 रहता है साथियों, ये अपने को ध्यान रख लेना है, 2001 इसका रहा है। इसमें अपने को क्या देखना है, इसमें अपने को एक सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2001 रहता है, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसका आधार वर्ष परिवर्तित हो गया है, क्या हो गया है अभी बात करते हैं। पहले आप देखिए कि इसमें जो अगस्त 2020 तक इसमें जयपुर केंद्र, अजमेर केंद्र
और भीलवाड़ा केंद्र है, इनमें इतने इतने प्रतिशत वृद्धि। आपको केवल केंद्र याद रखनी है कि सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है राजस्थान के किन केंद्रों का जारी किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। क्यों? क्योंकि ये जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा का जारी किया जाता था पहले, अब अजमेर परिवर्तित हो गया है। और एक इसका 2001 क्या था, आधार वर्ष था, वो भी परिवर्तित हो गया है। अपने ये देखें इसमें कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उसमें आधार वर्ष सितंबर 2020 में कितना कर दिया गया है, सितंबर 2020 में 2016 कर दिया गया है। तो अब इसका 2016 है। और एक अजमेर के स्थान पर अलवर केंद्र को शामिल किया गया है। अजमेर के स्थान पर किसको शामिल किया गया है, अलवर को किया गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा साथियों, किसमें सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष पहले कितना था 2001, अभी कितना हुआ है 2016 हो गया है। आधार वर्ष कब से हुआ है, सितंबर 2020 के बाद भी हुआ है। और साथ में ये अपने को ध्यान रखना है कि अजमेर, जयपुर और भीलवाड़ा ये 3 केंद्र थे जिनका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकाला जाता था। अब अजमेर की जगह किसके नए केंद्र को सम्मिलित किया गया है, अलवर को। तो अब जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा ये 3 केंद्र रहेंगे। इसे अच्छी तरह से गौर कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन रहा है साथियों। इसके बाद में अपने आगे अगर सामान्य सूचकांकों में देखें तो आगे सिंचाई पे क्वेश्चन बनता है, बाकी और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन नहीं रहा है। और सिंचाई में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैंने अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर लिया है साथियों। आर्थिक समीक्षा का कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे अपने कि 27 जिलों के 4.70 लाख हेक्टेयर खेती योग्य कमांड क्षेत्र के उपचार करने के लिए 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास व नवीनीकरण के लिए जापान इंटरनेशनल एजेंसी, क्या नाम है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी JICA से ऋण प्राप्त करने के लिए राजस्थान जल आजीविका सुधार परियोजना को मंजूरी दी गई है। और इस परियोजना की अवधि कितनी रहेगी, 8 वर्ष रहेगी। साथियों अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या ध्यान रखना है, जिले कितने हैं, जिले हमारे 27 जिलों की 137 परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं। इसके लिए हम इनके पुनर्वास व नवीनीकरण के लिए किससे प्राप्त कर रहे हैं ऋण, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से प्राप्त कर रहे हैं। किसके सहयोग से किया जा रहा है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से। और इस परियोजना की अवधि कितनी है, 8 वर्ष है। ये अपने ध्यान रखेंगे साथियों अच्छी तरह से, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए यहाँ एक तो छोटा सा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि वो पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना सूक्ष्म सिंचाई, कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई है, इसमें लघु सिंचाई ड्रिप और फुहारा पद्धति पर आधारित और प्रभावी जल प्रबंधन की व्यवस्था है। इसमें फंडिंग कितनी है केंद्र और राज्य की। मैंने पहले भी आपको बजट करते समय बताया था कि लगभग 99% जो केंद्र और राज्य की कृषि से संबंधित योजनाएं हैं उनमें क्या है कि 60-40 का अनुपात रहता है और इसका भी 60-40 का अनुपात है। तो ये बस अनुपात इसमें ध्यान रख लेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद में अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आता है वो आता है गिरते भूस्तर को रोकने व भूजल को बेहतर करने के लिए, गिरते भूस्तर को रोकने व भूजल को बेहतर करने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता किसकी है, विश्व बैंक की। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 और विश्व बैंक और भारत सरकार का इसमें सहायता का अनुपात कितना है, 50-50% है। 50-50% दोनों की सहायता का अनुपात है। ये हम ध्यान रखेंगे। के नाम से अटल भूजल योजना शुरू की है। अटल भूजल राजस्थान के लिए ये कितने वर्षों के लिए होगी, राजस्थान के लिए 5 वर्षों के लिए ये योजना लागू रहेंगी, 5 वर्षों के लिए होगी। और इसके लिए बजट प्रस्तावित किया गया है वो 1189.65 करोड़ किया गया है।
इसमें 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है इसके लिए। अब देखिए इसको पूरे को पढ़ेंगे साथियों। क्या पढ़ेंगे कि गिरते भूजल स्तर को रोकने और भूजल के बेहतर प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से 50-50 के आधार पर 1 अप्रैल 2020 को अटल भूजल योजना शुरू की है। और ये राजस्थान में 5 वर्षों के लिए इसमें कुल बजट राशि 1189.65 करोड़ है। और इस योजना के लिए राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, अच्छी तरह से ध्यान रख लेंगे, पेपर में आने की इसकी संभावना प्रबल लगती है, तो इसको ध्यान रखेंगे साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो उद्योग जो है, इसमें एक ऐप जो रहता है उद्योग का, इस ऐप के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या कि पहले यूएम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण होता था, जिसमें जो यह है कि 30 जून 2020 तक 29,185 औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण हुआ है। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2020 को, कब 1 जुलाई 2020 को उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल यूएएम पोर्टल के स्थान पर कौन सा शुरू किया है? उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल प्रारंभ किया है। इसको गौर करेंगे, ये चीज ध्यान में रखने वाली है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन रहता है साथियों वो राजस्थान से निर्यात पे रहेगा। और राजस्थान से निर्यात में क्या ध्यान रखना है हमें, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान से निर्यात में कौन कौन सी चीज़ें, निर्यात की शीर्ष 5 वस्तुएं कौन सी है? इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण और क्या है, रत्न एवं आभूषण और धातु। देखिए 5 प्रमुख शीर्ष चीजें, सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग वस्तुएं राजस्थान से निर्यात की जाती है। 2 नंबर पे कपड़ा, तीसरा हस्तशिल्प, चौथा रत्न एवं आभूषण और 5वां है धातु। इस में टोटल जो निर्यात होता है इन 5 के द्वारा उनमें 50% से अधिक का योगदान रहता है साथियों, ये ध्यान अपने रखेंगे। नेक्स्ट खनिज संपदा, खनिज संपदा पर हम बात करें तो खनिज संपदा को देखते हैं हम। अब देखिए खनिज संपदा है, इसमें क्या रहता है खनिज संपदा में क्वेश्चन। अब देखिए देशों में खनिज की उपलब्धता के मामले में समर्थ राज्य यहाँ विभिन्न कितने प्रकार के 81 प्रकार के खनिजों के भंडार है, परंतु वर्तमान में 57 खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है। टोटल कितने हैं? आर्थिक समीक्षा क्या कहती है कि 81 प्रकार के खनिजों का भंडार है और इनमें 57 खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है। राजस्थान में सीसा जस्ता, ध्यान इनको गौर करेंगे, सीसा जस्ता, सेलेंटाइन, वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। देखिए यहाँ क्या है, सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, एकमात्र उत्पादक का क्या मतलब है कि 100% यही उत्पादित होता है राजस्थान में और कहीं उत्पादित नहीं होता। दूसरा है चांदी, कैल्साइट, जिप्सम, ये लगभग राजस्थान में इसका उत्पादन होता है। यानी हम कहें कि वो तो सारे होते ही होते हैं, इसके अलावा इनमें राजस्थान मुख्य तौर पर प्रथम स्थान है हमारे यहाँ रखता है। तो इसका अपने ध्यान रख लेंगे। 81 खनिज, 57 खनिजों का उत्खनन, इसे 81 टोटल पाए जाते हैं और पूरा एकाधिकार किसमें है? सीसा जस्ता में है, सेलेटाइन में है, वोलेस्टाइन में है और साथ में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान रहता है। मित्रों इस पर हम गौर कर लेंगे। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो अगला हमारा क्वेश्चन रहता है वो नेक्स्ट अपने देखते हैं खनिज, इसके बाद में तेल और गैस, ये इंपॉर्टेंट है तेल और गैस वाला, यहाँ क्वेश्चन ध्यान रखेंगे।
राजस्थान भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में टोटल जो उत्पादन होता है उसमें 22 से 23% लगभग योगदान रखता है। 22 से 23% योगदान रखता है। भारत में टोटल कितना होता है? 32 MMTPA होता है। उसमें से जो 7 मिलियन मीट्रिक टन है यानी MMTPA है वो उस 32 में से राजस्थान उत्पादित करता है। तो राजस्थान है वो लगभग तेल व गैस में क्या करता है, लगभग 22 से 23% तेल का उत्पादन हमारे भारत की कुल तेल उत्पादन में करता है। ये अपने ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसके बाद में अपने को एक ध्यान रखना है कि 2 जनवरी 2020 को क्या किया गया है, एक नवीन ब्लॉक हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए नागौर बीकानेर क्षेत्र में आवंटित किया गया है। नवीन ब्लॉक नागौर बीकानेर बेसिन में, बेसिन कौन सा है? नागौर बीकानेर। और कब किया गया है? 2 जनवरी 2020 को आवंटित किया गया है। इसको अपने ध्यान रख लेंगे साथियों। इसमें इसके बाद नेक्स्ट ये अपनी डेट आगे ध्यान रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं कि 13 जुलाई को 2020 को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस जारी किया गया इसके लिए राज्य सरकार द्वारा। इसके बाद में श्रम और रोजगार की हम बात करें तो इसमें मजदूरी है, ये मजदूरी पूछने का ट्रेंड रहता है। देखिए 1 मई 2019 से कैसी मजदूरी रहेगी? अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल। अकुशल मजदूर को 225 रुपये, 237 रुपये अर्धकुशल को, कुशल को 249 और उच्च कुशल को 299 रुपये प्रतिदिन मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी की गई है। इससे कम मजदूरी नहीं दी जा सकती साथियों, ये अपने ध्यान रखेंगे। इस नेक्स्ट देखते हैं साथियों, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना है, ये कब प्रारंभ की गई है? 1 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई थी। और इस योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता पुरुषों के लिए 3,000 रुपये और महिलाओं के लिए 3,500 रुपये और दिव्यांग व पात्र बेरोजगारों के लिए भी ये अधिकतम 2 वर्ष या रोजगार पाने तक जो भी पहले हो तब तक जारी था। तो ये योजना प्रारंभ की गई थी। इसके हमने बजट में उल्लेख किया गया है। इसमें 1,000 रुपये की वृद्धि की गई है। 3,000 की जगह 4,000 रुपये पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 3,500 की जगह 4,500 रुपये बेरोजगारी भत्ते में ये किया गया है। बाकी शर्तें ऐसे की ऐसे ही है। तो इस पर हम गौर करेंगे। बजट में हमारे इसके बारे में घोषणा अभी हुई है साथियों। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो आगे हम देखते हैं ऊर्जा। और ऊर्जा में हम बात करें, एक तो सामान्य बात तो हमने कर ली कि 21,176 मेगावाट मार्च तक थी और ये आगे बढ़कर दिसंबर 2020 तक कितनी होगी? 660 मेगावाट और बढ़ गई है। ठीक है। इसके बाद में राज्य में ग्रामीणों को विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ें हैं ये देखें अपने आगे कि ये पॉइंट पूरा पढ़ेंगे अपने कि राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए सरकार ने दिसंबर 2020 तक 43,199 गांवों को विद्युतीकृत किया है। ये संख्या पूछने का ट्रेंड भी रहता है राजस्थान में साथियों प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो अपने को ध्यान रखना है कि कितना पूछा है, 43,199 गांवों को दिसंबर 2020 तक किया है। और राज्य सरकार का ये उद्देश्य क्या है? राज्य सरकार का उद्देश्य है कि दिसंबर 2020 तक ये 43,199 गांवों को विद्युतीकरण किया है और उद्देश्य है ग्रामीण विद्युतीकरण को 100% करना। इसके साथ ही अपने ये क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, ये 12 मार्च के पेपर में आ गया। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं साथियों, यहीं से उठते हैं। अपने को ध्यान रखना है क्या पूछा है कि नवीनीकरण और ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने के आकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा कि 142 गीगावाट, कितनी? 142 गीगावाट तक विद्युत उत्पादन क्षमता विद्यमान है। ये पूछा गया था कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की कितनी उत्पादन क्षमता
विद्यमान है, कितने उत्पादन क्षमता के भंडार है, तो 142 गीगा मेगावाट। ये क्वेश्चन आया था साथियों। यहाँ ध्यान रखेंगे कि दिसंबर 2020 तक सौर ऊर्जा में 5002 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित हमारे यहाँ हो चुके हैं। सौर ऊर्जा नीति भी जारी हो चुकी है। सौर ऊर्जा नीति हैं ये कब जारी होती हैं साथियों? सौर ऊर्जा नीति हैं ये जारी होती हैं, देखिए यहाँ आगे इस साइड में, दूसरी साइड में, कि सौर ऊर्जा नीति 2019 में जारी की गई, यानी 18 दिसंबर 2019 को 2 नीतियाँ जारी की गई थी। ये तारीख ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो ध्यान रखेंगे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की नीतियाँ। सौर ऊर्जा राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई है। राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई है। ये 2 अपने ध्यान रख लेंगे। इसके बाद में राजस्थान में जो पवन ऊर्जा है, भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा पवन ऊर्जा की 120 मीटर काबू ऊंचाई पर अनुमानित क्षमता है वो लगभग 1,37,750 मेगावाट है। और राजस्थान में दिसंबर 2020 तक पवन ऊर्जा है वो 4,337.65 मेगावाट स्थापित की इकाइयाँ स्थापित हो चुकी हैं साथियों। ये अपनी गौर करेंगे। नेक्स्ट, सड़क एवं परिवहन। जो सड़क एवं परिवहन है इस पर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं उनकी हम बात करते हैं। देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1949 में राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई कितनी थी? 13,553 किलोमीटर थी। और जो क्या कि मार्च 2020 तक बढ़कर कितनी हो गई है? 2,69,028 किलोमीटर हो गई है। अपने को ये ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, प्लस 49 वाला थोड़ा अंकड़ा ध्यान रखें तो रख लें। बाकी अपने को ध्यान रखना है घनत्व का। मार्च 2020 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर सड़कों में क्या है? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर सड़कों में 78.6, ये गौर करेंगे, 78.6 जो हैं 61 किलोमीटर हैं, जबकि राष्ट्रीय है वो 152 क्या रहता है? 4 किलोमीटर रहता है। ये राष्ट्रीय सड़क गंतव्य है, ये राज्य का सड़क गंतव्य है कितने पे है? प्रति 100 पे। और 1949 में हमारी सड़कों की संख्या कितनी थी? 13,553 किलोमीटर थी। इस पर हम गौर करेंगे साथियों, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो आगे आता है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हमारा रहता है वो आता है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में एक छोटी सी योजना आप ध्यान रख लेंगे। और ये योजना कौन सी है? ये योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये कब शुभारंभ हुआ? नवंबर जो है 2016 में इसका शुभारंभ होता है। और इसमें क्या किया जाता है साथियों? योजना के लाभार्थी चयनित सामाजिक और आर्थिक जाति की गणना 2011 SECC तथा के समूहों के आधार पर किया गया है। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। कितनी सहायता दी जाती है? 1,20,000 की वित्तीय सहायता किसके लिए? आवास बनाने के लिए दी जाती है साथियों। इसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है शहरी विकास का। और शहरी विकास में थोड़ा सा अपने को शहरी आबादी प्रतिशत के 3 जिले याद रख लेने हैं। हालांकि देखिए अभी सर्वाधिक वाला ही पूछा जाता है और न्यूनतम वाला पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, न्यूनतम कहाँ पाई जाती है। तो अपने को ध्यान रखना है कि सर्वाधिक वाले आप 3 ध्यान रख लेंगे। कोटा में 60.3%, जयपुर 52.40% और अजमेर 40.08%।
ये 3 ध्यान रख लेंगे, हालांकि 5 दिए गए हैं। ये सबसे अधिक वाले, कोटा सबसे ज़्यादा, 2 नंबर पर जयपुर और 3 जो अजमेर है, यहाँ सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा अपने को न्यूनतम वाले ध्यान रखने हैं। न्यूनतम वालों में ये देखिए, न्यूनतम में क्या आता है, डूंगरपुर सबसे कम है। डूंगरपुर 6.39% है। बाड़मेर 2 नंबर पर है, 6.98% है। और बांसवाड़ा 3 नंबर पर है, 7.10% है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट न्यूनतम वाले और अधिकतम वाले हमें ध्यान रखना है साथियों, ये इस पर हम गौर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वो ये यहीं से जुड़ा हुआ आपने देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन बनने की थोड़ी संभावना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी घरों को उनकी स्थिति के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। देखिए 2011 में शहरी घरों को उनकी स्थिति के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और ये 3 भाग कौन से थे, एक थे अच्छे, दूसरे थे रहने योग्य और तीसरा था जीर्ण शीर्ण अवस्था। एक अच्छे, दूसरे रहने योग्य और तीसरा जीर्ण शीर्ण अवस्था। अब राजस्थान में लगभग 69% घर हैं वो अच्छी स्थिति में, जबकि भारत में 68% ही है। राजस्थान में 69% है वो अच्छी स्थिति में, जबकि भारत में क्या है, 68% ही है। इसके अलावा राजस्थान में 29% घर है वो रहने योग्य हैं और 2% घर हैं वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो 69% अच्छी स्थिति में, 29% रहने योग्य और 2% जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ये हम ध्यान रखेंगे साथियों। नेक्स्ट अगर आगे क्वेश्चन चलें अपने, तो आगे आता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन बन सकता है सूचना प्रौद्योगिकी संचार में। देखिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा है, उसमें जन सूचना पोर्टल दिया गया है, जन सूचना पोर्टल दिया गया है। और इसमें वर्तमान में 55 विभागों की 99 योजनाओं की 277 योजनाएं इस पर उपलब्ध है। जन सूचना पोर्टल है, इस पे 55 विभागों की 99 योजनाओं की 277 सूचनाएं पोर्टल पर उपलब्ध है। और इसका उद्देश्य क्या है, कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं की जानकारी सुलभ कराने, पारदर्शी बनाने और विश्वसनीय तरीके से इसे लागू करने की इनकी मंशा सरकार की इसमें रहती है साथियों। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन, क्योंकि जन सूचना पोर्टल हमारे सिलेबस में ही है, इसमें इसलिए पूछा गया है। इसी तरह से राजस्थान संपर्क पोर्टल ये भी हमारे सिलेबस में था, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की। और यहाँ क्या है कि 12 मार्च को पेपर में पूछा गया था कि राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या है, केंद्रीय शिकायत निवारण के मंच के रूप में काम करता है, ये उसका उत्तर था। तो ये राजस्थान संपर्क पोर्टल, ये यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो साथियों क्वेश्चन काफ़ी पढ़ते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे निश्चित तौर पर, ये अपने को ध्यान अच्छी तरह से रख लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी बात करें तो आगे जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है वो ये क्वेश्चन बन सकता है क्या कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए एक नया टोल फ्री नंबर 181 प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए एक नया टोल फ्री नंबर कौन सा, 181 प्रारंभ किया जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आगे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कोरोना महामारी के दौरान। अब देखिए कोरोना महामारी के दौरान 57 प्रकार की महत्वपूर्ण औषधियों और अन्य सामानों के स्टॉक की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, राज कोविड इन्फो ऐप के माध्यम से कोविड के प्रसार को ट्रैक करने के लिए भौगोलिक सूचना का उपयोग करते हुए ताप आधारित विषयगत मानचित्रों की एक प्रणाली विकसित की गई है। तो ये यहाँ ध्यान रखेंगे साथियों। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है वो राजस्थान जन आधार कार्ड योजना, ये इम्पोर्टेंट है साथियों, इस पर भी हम गौर करेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे कि राजस्थान जन आधार, इसका
उद्देश्य क्या है या कहीं टैगलाइन क्या है, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। इसके लिए राजस्थान जन आधार कार्ड योजना की घोषणा परिवर्तित बजट 2019-20 में की गई थी। परिवर्तित बजट प्रस्तुत किया गया था नई सरकार के द्वारा 2019-20 उसमें की गई थी। और इसके क्या है कि 2 दिसंबर 2019 से ही क्या किया गया, जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 1920 के प्रभावी हो गया था। 18 दिसंबर 2019 से ही राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रदेश में लागू हो गया था। और इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी रखेंगे कि एक नंबर एक कार्ड एक पहचान कौन सी योजना है, राजस्थान जन आधार योजना है और कब लागू हुई, कैसे हुई। देखिए यहाँ जैसे बार बार अपनी बात कर रहे हैं कि आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन आते हैं, तो ये 12 अप्रैल को जो पेपर हुआ, कौन सा पेपर हुआ, 12 अप्रैल को जो पेपर हुआ किसका, ये जो हमारा पेपर होता है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन में, उसमें पूछा गया था कि नवीनतम जो पर्यटन नीति है वो कब लागू हुई। तो ये देखिए यहाँ इसको आपने देखेंगे कि नवीनतम पर्यटन नीति है वो 9 सितंबर 2019 को लागू होती है। राजस्थान पर्यटन नीति 2020, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई ये पूछा गया था। तो आपने ध्यान रखेंगे ये कब लागू हुई है साथियों, ये 9 सितंबर 2020 को लागू हुई है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें थोड़ा अपने ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बन सकता है, वो अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो ये देखिए RTE 2009 से संबंधित है। RTE 2009 है, इसकी धारा 12G है। इसमें निजी स्कूलों को 25% सीटों पर प्रवेश के लिए आय सीमा जो 1 लाख थी, यानी निःशुल्क प्रवेश के लिए आय सीमा 1 लाख थी, उसे वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कितनी कर दी है, 2.5 लाख कर दी है। 1 लाख को बढ़ाकर कितनी कर दी है, 2.5 लाख कर दी है। ये इस को ध्यान करेंगे, अच्छी तरह से इस पर गौर कर लेंगे साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और किससे संबंधित है, स्वास्थ्य योजना से संबंधित है। और स्वास्थ्य योजना कौन सी है इस पर हम बात करते हैं। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ क्वेश्चन संभावित है, बहुत ज़्यादा संभावना लग रही है कि क्वेश्चन पूछा जाए। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेश में 1 सितंबर 2019 से आरंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, गरीब परिवार कौन से हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर पात्र लाभार्थी हैं, उनको कैशलेस सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को, इसकी बजट में भी अपने बात की है, देखा है, प्रत्येक चिन्हित परिवार को सामान्य बीमारी के लिए 30,000 और गंभीर बीमारी के लिए 3 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। इसमें ये बढ़ाकर 5 लाख तक किया गया है अपने बजट में, आपने वहाँ देखा था। आप अगर आपने ध्यान दिया है तो नहीं, आप दोबारा भी देख सकते हैं साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो अगला जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो हमारा क्वेश्चन रहता है कि इसमें उपचार के लिए ये थोड़ा ध्यान रख लेंगे कि कोविड-19 की जांच के लिए निःशुल्क की जा रही है तथा कहाँ निःशुल्क के लिए जा रही है, राजकीय प्रयोगशालाओं में, जबकि निजी प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की अधिकतम राशि 800 रुपये निर्धारित की गई है। इस अधिकतम राशि को गौर कर लेंगे। ये पूछा जा सकता है कि अधिकतम राशि कितनी निर्धारित की गई है निजी प्रयोगशालाओं के लिए, तो 800 से ज़्यादा नहीं ले सकते किसी भी सूरत में, जबकि राजकीय प्रयोगशालाओं में ये निःशुल्क की जा रही है साथियों, इस पर अपने ध्यान देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है बन रहा है वो
अगला हमारा कोविड-19 पे क्वेश्चन बन रहा है। ये बन रहा है कि मृतक परिवार को 50 लाख रुपए निर्धारित किए गए थे। किस मृतक परिवार को? ऐसा परिवार जो कोविड-19 के दौरान कार्मिक कोविड-19 की ड्यूटी में लगा है और ड्यूटी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के अंतर्गत 50 लाख तक की दावा राशि निर्धारित की गई थी। और अभी तक राजस्थान में कुल 19 क्लेम विभाग को प्राप्त हुए थे, जिसमें 6 क्लेमों का भुगतान कर दिया गया है। यानी 19 कार्मिकों की ऐसी मृत्यु हुई थी, ये कहा गया था उसमें, जिनको 6 को में अभी तक भुगतान कर दिया गया है। ये अपने ध्यान रख लेंगे साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो अगला क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट रहता है। वो इसमें पीछे देखेंगे अपने, ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर कर लेंगे कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक, कब तक? 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल की आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस हेतु केंद्र व राज्य में फंडिंग का अनुपात 50-50 है, या कहते हैं 1-1 अनुपात है। राज्य स्तर पर जल स्वच्छता मिशन, जिला स्तर पर भी किए जा रहे हैं, राज्य स्तर पर भी किया जा रहा है जल स्वच्छता मिशन का गठन, और समितियां गठित की जा रही है, और ग्राम स्तर पर भी इसके लिए गठित की जा रही हैं। तो इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, इस पॉइंट को आप पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, संभावना थोड़ी लगती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास गोल SGD। सतत विकास गोल में अपने को वैसे क्या ध्यान रखना है? मोस्टली ये अपने को ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 25 सितंबर 2015 को ये जारी किया था, और इसमें क्या है कि ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शीर्षक से एक दस्तावेज जारी किया था, और इसमें कुछ एक गोल्स निर्धारित किए थे। और इन गोल में क्या था? इन गोल में ये गोल ध्यान रखने हैं कि 17 SGD से संबंध 129 टारगेट थे। 1 जनवरी 2016 को ये प्रभावी हुए थे। ये राजस्थान में भी लागू किए गए हैं, और राजस्थान में इसको बेहतर तरीके से लागू करने के लिए, धरातल पर बेहतर कार्य करने के लिए क्या किया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी तो देखिए पहले वाला तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं था, पर अपने को ध्यान रखना है सतत विकास के लिए एक 69 गोल निर्धारित किए गए थे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और अब यहाँ क्या है कि धरातल स्तर पर लागू करने के लिए इसको जिला स्तर पर क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है। सभी 33 जिलों में जिला स्तरीय समिति गठित की गई है, और जिला कलेक्टर को इस समिति का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया है। ये अपने ध्यान रखेंगे साथियों। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन अपने इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपना राजस्थान मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। देखिए ये ध्यान रखेंगे कि प्रदेश की आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार लाने के लिए थिंक टैंक के रूप में 7 मार्च 2020 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, अध्यक्षता किसकी है? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन किया गया। अरविंद मायाराम इसके क्या है? मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद की कौन अध्यक्ष होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। अरविंद मायाराम जो भारत सरकार के पूर्व सचिव रह चुके हैं, इसके उपाध्यक्ष हैं। क्या है? उपाध्यक्ष हैं, और 23 अन्य सदस्य हैं। देखिए ये जो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद है, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री, अरविंद मायाराम उपाध्यक्ष, और 23 और अन्य सदस्य हैं, यानी 25 लोगों से मिलकर ये संस्था बनाई गई है। इसके बाद में इस परिषद की जो पहली बैठक होती है, ये पहली बैठक ध्यान रखेंगे 15 अक्टूबर 2020 को हुई है। ये ध्यान रख लेंगे 15 अक्टूबर 2020 को इसकी पहली बैठक होती है साथियों। ये अपने गौर कर लेंगे, इनको अच्छी तरह से ध्यान रख लेंगे। इसके बाद में अपने नेक्स्ट शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इसकी बात अपने बजट में भी की है। 26 अक्टूबर 2020 से
चलाया जा रहा है। 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा है और इसके लिए अभी एक क्या है कि निदेशालय का भी गठन किया गया है, वो अपने उसमें देखा था। पर ये ध्यान रखिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब प्रारंभ हुआ, तो 26 अक्टूबर 2020 को ये प्रारंभ होता है साथियों, इसको अपने ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई थी, ये क्वेश्चन आया था, परंतु यहाँ अपने को ध्यान रखना है इस केस में 4 नई दवाइयाँ इसमें जोड़ी गई हैं और इससे क्या है कि 713 आवश्यक दवाइयाँ इसमें हो गई हैं। 4 नई दवाई जोड़ी गई है, इसलिए इसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में 713 दवाइयाँ हो गई हैं साथियों, ये अपने गौर करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सिलिकोसिस नीति कब लागू की गई, ये ध्यान रख लेंगे। 3 अक्टूबर 2019 को इस नीति को लागू किया गया। सिलिकोसिस नीति को कब लागू किया गया है, 3 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया है और उक्त नीति है वो कारखानों खदानों में काम करने, पत्थर तोड़ने, पत्थर की घिसाई, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने आदि के संपर्क में आने वाले श्रमिकों की लाइलाज बीमारी सिलिकोसिस से पीड़ित हो जाता है। इस नीति के तहत सिलिकोसिस से पीड़ित लोगों को वित्तीय मदद के साथ साथ ऐसे कार्यस्थल के श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम आदि काम किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सिलिकोसिस, आप तो ये योजना का ध्यान रखें कब प्रारंभ होती हैं, 3 अक्टूबर 2019 को ये प्रारंभ होती हैं साथियों। इसके बाद में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, ये सहयोग और उपहार योजना पहले चलती थी, उसके स्थान पर बनाई गई है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार को 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों के विवाह के अवसर पर क्या दिया जाएगा, 31,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किन किन को, SC, ST और अल्पसंख्यक, ये जो है इनकी 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़की के विवाह पर 31,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लड़की यदि 10वीं पास है तो 10,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे और यदि स्नातक हैं तो उसे 20,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, यानी 31,000 के अलावा इनको मिलेंगे साथियों। इसके बाद में हम अंतिम, आज की वीडियो में अपने अंतिम दौर की ओर बढ़ते हैं साथियों, और अपने इस अंतिम दौर में देखते हैं लास्ट पेज पर पुरस्कार और सम्मान है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आने की क्या है, संभावना है, ये अपने को ध्यान रखना है। जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य के गरीब कल्याण रोजगार अभियान के विरुद्ध 70% प्रगति के साथ तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया है राज्य को। जल शक्ति मंत्रालय ने गरीब कल्याण रोजगार के तहत हमें 70% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तीसरा स्थान प्राप्त करने पर हमें पुरस्कृत किया है, यानी राजस्थान को पुरस्कृत किया है। इसके अलावा राजस्थान परिवहन निगम ने 2019-20 व 2021 में सुरक्षित वाहन संचालन हेतु वाहन बेड़े कौन सा 4,075 की श्रेणी में न्यूनतम दुर्घटना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो राजस्थान रोडवेज है उसको न्यूनतम दुर्घटना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय जल परियोजना के अंतर्गत 2018 में राजस्थान को 18वां स्थान प्राप्त था। 20 में कितना है, राजस्थान जल परियोजना के अंतर्गत 20 में कौन सा है साथियों, दूसरा है, ये अपने ध्यान रख लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है कि 11 नवंबर 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत उत्तम राज्य की श्रेणी में राजस्थान को सम्मानित किया गया। उत्तम राज्य की श्रेणी में किसको, 11 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में उत्तम राज्य की श्रेणी में राजस्थान को सम्मान मिला। कोरोना महामारी में 5 लाख से अधिक पैदल यात्रियों को उनके गंतव्य पहुंचाने के लिए राजस्थान रोडवेज को एक्सीलेंस इन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो आवासन मंडल है, आवासन मंडल ने 10 जून से, आवासन मंडल है, इसने हाउसिंग बोर्ड है, आवासन मंडल है, इसने क्या है 10 जून से 18 जुलाई 2020 तक 12 दिनों में बुधवार नीलवानी उत्सव के अंतर्गत क्या किया गया था, कुछ परिसंपत्तियां बेची थी जिसकी
सराहना किसने की है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन यूके के द्वारा जिसकी सराहना की गई है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद में रहता नहीं है, ये हमारा टॉपिक एक पूरा होता है। इस टॉपिक में क्या था? आर्थिक विकास से संबंधित सूचक थे, और ये थोड़ा सा साथियों बोरिंग जरूर रहता है, परंतु अपने को ध्यान रखना है कि ये परीक्षा में क्वेश्चन देके जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो में अगली बात करते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।